मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में इंटरव्यू के 17वें सेशन में। आशा है कि आपको इंटरव्यू के जो अलग अलग सेशन दिए जा रहे हैं इससे आपको काफ़ी लाभ हो रहे होंगे और इससे भी अधिक आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्लासेस चाहिए जो डेली शाम को चला करते हैं, सप्ताह में 5 दिन चला करते हैं। तो आप निश्चित रूप से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो हल्के फुल्के चार्ज के साथ वहाँ पर ज्वाइन करा दिया जाता है। मुझे 9661163344 पर मैसेज करें। आज फिर से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो इस बार इंटरव्यू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि साक्षात्कार के संदर्भ में कि तैयारी की विशेष आवश्यकता नहीं है, बस कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से थोड़ा सा आपको दूर रहना होगा अगर अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया, उसके बावजूद एग्ज़ाम एवरेज गया या एवरेज से हल्का फुल्का अच्छा गया है, वो काफ़ी सशंकित हैं। कुछ को तो ऐसा भी लग रहा है कि इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, लेकिन क्या फाइनल हमारा हो पाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को मैं मदद करना चाहता हूं कि आपका अगर इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो आप भी उतना ही दावेदार बने फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए, जितना दावेदार मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बन सकते हैं। तो ये दावेदारी आपकी कहाँ से मजबूत होगी? यह साक्षात्कार से मजबूत होगी। और ये जो कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस लेके चले जाओ, है ना, आपका जेपीएससी में इंटरव्यू के लिए या किसी भी सिविल सेवा में, तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? ये कॉन्फिडेंस आएगा आपकी तैयारी से, है ना। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। मैटर ये नहीं करता है कि आप बिना तैयारी के चले गए तो वहाँ पर क्या होगा। तो वहाँ पर जो सबसे नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पर आएगा कि वहाँ आप डरे हुए रहेंगे, कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाएगा। और तैयारी करके जाएंगे, है ना, एक सही वे में तैयारी करके जाएंगे, वो डर निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस से उस दिन आप भरपूर होंगे। अब विश्वास मानिए, इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ये तैयारी से ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा, निश्चिंत रहिए। और यही कॉन्फिडेंस जो है आपका इंटरव्यू को बेस्ट करेगा, अच्छा मार्क्स दिलाने में सपोर्ट करेगा। मॉक इंटरव्यू के बारे में एक विस्तृत क्लास भविष्य में लिया जाएगा, रिजल्ट आने दीजिए, है ना, कि मॉक इंटरव्यू का आखिर नेचर क्या होता है। अभी तक जो मैंने झारखंड लेवल के मॉक इंटरव्यू देखे हैं तो शायद उसका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। पिछली बार यह भी सुना गया कि कई अभ्यर्थियों ने 8-10 मॉक इंटरव्यू इधर उधर अलग अलग संस्थाओं में जा कर के दिए, लेकिन उनका आया 37 मार्क्स, 39 मार्क्स, है ना। क्योंकि समस्या है मॉक इंटरव्यू के नेचर को समझने की। ये नेचर जो है, जो मॉक इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको भी समझना होगा, अभ्यर्थियों को भी समझना होगा, तब वे सही तरीके से मॉक इंटरव्यू के संदर्भ में डिसीजन ले सकेंगे। और अगर अनावश्यक रूप से अनुभवहीन लोगों के साथ आप मॉक इंटरव्यू बैठ करके दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उससे बेहतर आपका निर्णय होगा कि बिना मॉक इंटरव्यू का आप डायरेक्ट चले जाइए, शायद ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर मॉक इंटरव्यू के दौरान जो भी इंटरव्यू लेने वाले पैनल आपके हैं उनका अनुभव नहीं है और गलत डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका गलत है, तो निश्चित ही आप नर्वस हो सकते हैं कि इस तरीके का इंटरव्यू होता है, मैं क्या सामना कर पाऊँगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर होगा कि मॉक इंटरव्यू के चयन में भी आपको काफ़ी सावधानी रखनी है ना। हमारा क्या प्रोग्राम है मॉक इंटरव्यू के संदर्भ में जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा, और किन किन चीज़ों की मॉक इंटरव्यू में समीक्षा की जाती है बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों के मामले में, इस संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा भविष्य में किसी एक वीडियो में जरूर किया जाएगा। उस संदर्भ में हमारे प्लान में यह शामिल है। चलिए, आज जिन जिन मुद्दों पर हमने चर्चा करने को चयन किया है उसमें जो सर्वोच्च स्थान पर रहेगा आपका सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले कुछ छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं जो झारखंड एवं अन्य मुद्दों से संबंधित है।
पहला, देखिए जैसा कि आपको रघुवर दास के कार्यकाल में ही यह सूचना मिली थी कि बहुत सारे स्कूलों का विलय किया जा रहा है ना। यह चुनावी मुद्दा भी बना था। हालांकि जब हेमंत सरकार बनी तो इस सरकार ने भी यह निर्णय लिया कि स्कूलों का विलय जो है उचित है ना। अब यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि क्या आप स्कूलों के विद्यालयों के जो विलय हो रहे हैं उसे उचित मानते हैं, है ना। शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या यह उचित है? तो इसके उत्तर में आपको बताना है कि सर, जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें ये ऐसे स्कूलों के विलय पर निर्णय लिया गया है जो आसपास हैं, अथवा ऐसे स्कूल जहां पर छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या अत्यंत कम है। दो चीज को मेन आधार बनाया गया है। अब उनका क्या किया जाएगा कि निजी सामने में जो उसके करीब जो दूसरे स्कूल हैं वहाँ पर विलय कर दिया जाएगा। क्लियर? तो इससे लाभ क्या होंगे, प्लस पॉइंट्स को भी आपको सोचना है इस जगह में, तब आप बोल पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपके प्लस पॉइंट होंगे कि स्कूलों में, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जो होगी वह दूर होगी। इसके अलावा इन विद्यालयों का निरीक्षण करना अपेक्षाकृत ज़्यादा सरल हो जाएगा। जो अलग अलग विद्यालय जाना पड़ता था निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को, अब कम विद्यालय जाने पड़ेंगे और सरकार पर वित्तीय बोझ जो है उसमें कुछ कमी आएगी। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट प्लस से। माइनस क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए छात्र संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या कम भी है, वह स्कूल जो है सुदूर क्षेत्रों में है, तो उन विद्यालयों में छात्रों की संख्या तो कम थी, उसका विलय कहीं और कर दिया गया, तो उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, विशेष रूप से छात्राएं, उनकी पढ़ाई रुक सकती है। इनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार कर रही है ना। वो फिर अपने विद्यालय तक, जो नए विद्यालय उनके बनेंगे, वो कैसे पहुंचेंगे, यह व्यवस्था पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। विलय करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उचित मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे जो जो समस्याएं आएंगी उसको सॉल्व करना भी सरकार का कर्तव्य है। उस संदर्भ में आप समाधान भी कुछ उपलब्ध अपनी ओर से करा सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर आपका पॉइंट्स बन सकता है कि जो भी विद्यालय जो दूर में हैं, है ना, और उनके विलय करने से भले ही कम संख्या में, लेकिन छात्र अगर प्रभावित होते हैं तो उसको निजी हाथों में सौंपा जा सकता है, सरकारी सहयोग से या बिना सरकारी सहयोग से। तो कम से कम वहाँ पर एक विद्यालय उपलब्ध रहेगा, है ना। हालांकि बहुत कठिन कार्य है, लेकिन विलय को आपको उचित मानना है और साथ में जो भी एक दो समाधान देना है वह दे दीजिए। दूसरा जो आज मैंने चुना है कि क्या डॉक्टर और इंजीनियर को सिविल सेवा में आने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा खर्च गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि उनके प्रशिक्षण के दौरान, है ना। तो आप डॉक्टर इंजीनियर अगर हैं तो ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है ऐसे प्रश्न का। ऐसे नहीं भी आप डॉक्टर इंजीनियर हैं तब भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस संदर्भ में अक्सर चर्चाएं आमतौर पर पब्लिक के बीच में और समाचार पत्रों में चलती रहती हैं। इसलिए इस प्रश्न की भी संभावना सिविल सेवा के इंटरव्यू में काफ़ी रहते हैं। इसके उत्तर में जो आपको देना है कि सर, डॉक्टर और इंजीनियर को निश्चित रूप से सिविल सेवा में आने की अनुमति मिलनी चाहिए, इन पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 16 में सिंपल सा कहा गया है अवसर की समानता, है ना। यहाँ पर नौकरी टाइप का वर्ड नहीं है, अवसर की समानता है ना, नियोजन में अवसर की समानता। तो इनको एक अवसर है ना, इनको एक अवसर है कि जिस पोस्ट पर हैं किसी और पोस्ट में किसी और अवसर का वह लाभ उठाना चाहते हैं। तो अगर इनको रोका जाएगा तो मूलाधिकारों का हनन होगा। आर्टिकल 19(1)(g है ना, इसमें क्लियर कहा गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस ट्रेड अपना सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर और इंजीनियर के लिए भी आर्टिकल 19(1)(g जो है समान रूप से लागू है। फिर कैसे रोक सकते हैं, है ना। और इससे और जो लाभ होगा,
एक सिविल सेवा जो होता है एक तरह से यह मैनेजमेंट का भी वर्क होता है। अगर यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड लोग आएंगे तो निश्चित रूप से इसका और ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि प्रशिक्षण में इतना अधिक खर्च होता है तो फिर वो सारा पैसा तो एक तरह से बर्बाद हो गया अगर सिविल सेवा को ज्वाइन कर लेते हैं तो, है ना। ये पूरक प्रश्न भी बन सकता है। यहाँ सिंपल सा कहना है कि प्रशिक्षण में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही पैसा खर्च करती है, बहुत सारे आजकल निजी संस्थाएं भी हैं जिसमें डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए लोग खुद स्वयं भी खर्च करते हैं, इसलिए यह तो उनका डिसीजन हो गया। लेकिन कई सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें सरकारों के द्वारा राशि एक्सपेंडिचर किया जाता है डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा, यह कहीं से शर्त आरोपित नहीं किया जाता है प्रशिक्षण देने से पूर्व कि आप डॉक्टर और इंजीनियर के लिए सरकार से चूँकि सहायता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए किसी अन्य नौकरी में जाने का अधिकार नहीं होगा। जब इस तरीके से बाध्यता नहीं है तो उस आधार पर भी नहीं रोका जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर उस तरीके के शर्त लगाएंगे तो निश्चित रूप से यह फिर आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखिए, ये जो CBDC है इसकी घोषणा हुई है आपका बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस कारण यह बहुत ही चर्चा में आ चुका है और इसी वित्तीय वर्ष से संभवतः इसे लॉन्च किया जाना है। हालांकि अभी तक सूचना नहीं आई कि आधिकारिक रूप से अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। जब लॉन्च होगा तब फिर से एक आपका जो है यह ज्वलंत मुद्दा बनेगा, लेकिन फिलहाल जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन घोषणा कर दी गई है, आज या कल लॉन्च होना ही है। तो एक टारगेट में रहेगा इंटरव्यू बोर्ड का यह टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे हर पक्ष को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं, है ना। इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। पहला कि डिजिटल बैंक करेंसी, है ना, सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका बिटकॉइन के साथ तुलना, और ये जो सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी है यह वर्तमान करेंसी से किस प्रकार का डिफरेंस है इसका, है ना। तो इन सारे मुद्दों पर आपके प्रश्न बन सकते हैं। CBDC से क्या लाभ हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले CBDC क्या है, तो इसके संदर्भ में पहले आपको जानना है कि यह BCT के आधार पर है। BCT मीन्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रश्न, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ना। तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। हालांकि टेक्निकल चीज़ है, इसके अंदर आपको नहीं जाना है, न उससे मतलब है ना। ब्लॉकचेन, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, है ना, डिजिटल ब्लॉक्स होते हैं जिसमें सूचनाओं का संग्रहण होता है। चेन, जो वे ब्लॉक्स जो हैं आपस में चेन के रूप में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक तरह से बहुत सारे कंप्यूटर में सारे लेन देन का रिकॉर्ड जो होता है ऐसे ब्लॉक्स के माध्यम से रहते हैं, और इसकी सुरक्षा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसका सिंपल सा कारण है कि एक जगह अगर आप चेंजिंग करते हैं तो बहुत सारे जगहों में चेंजिंग करना होगा, बहुत सारे कंप्यूटर में, है ना। और ये कंप्यूटर कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पड़ोस में ही हो, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए इम्पॉसिबल है ना। तो यही हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी पर आधारित है बिटकॉइन और इसी पर आधारित होगा आपका भारत का डिजिटल करेंसी। क्लियर, इतना ही जानना है। इसमें लेन देन का पूरा एक तरह से ब्यौरा रहता है BCT में, है ना। BCT का जहाँ तक शुरुआत, ठीक है, इसका जो है ये लॉन्च सबसे पहले किन के द्वारा किया गया था, तो 1991 में एक जापानीज थे सतोशी नाकामोटा, है ना, सतोशी नाकामोटा थे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि इसको अपनाया गया 2009 में पहली बार बिटकॉइन के रूप में, जो काफ़ी सक्सेस रहा। शुरू में जहां बिटकॉइन का मूल्य 2 रुपये 3 रुपये करीब था, है ना, आज जो है लाखों रुपये में चला गया है, ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और बिटकॉइन से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि अर्न किया जाए,
क्योंकि बहुत तेज़ी से वह डेवलप किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो निवेश हो रहा है इससे सरकार काफ़ी चिंतित थी, और चूँकि उससे मान्यता भी नहीं दिया गया था और उस पर सरकार का किसी तरह का नियंत्रण भी नहीं था, है ना, उस संदर्भ में कोई रेगुलेशन भी नहीं था। इस कारण बिटकॉइन को एक तरह से, बिटकॉइन की जो चुनौती थी, एक तरह से उसका सामना करने के लिए ही आपका जो है CBDC को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि BCT क्या है, ठीक है। इससे जो है बजट 2022-23 में लॉन्च किया गया। जो भारत का CBDC होगा, डिजिटल करेंसी होगा, उसको कौन जारी करेगा? RBI के द्वारा जारी किया जाएगा। जैसे नोट जारी किया जाता है, नोट सिक्के RBI के द्वारा जारी किया जाता है, जस्ट लाइक उसका डिजिटल स्वरूप जो है ना, डिजिटल करेंसी, वो भी RBI जारी करेगा। इसके लिए कई एक्ट में संशोधन करने होंगे। जैसे आपको पता है RBI एक्ट 1934 या फिर जो IT एक्ट है 2000 का, उसमें आपको संशोधन करना होगा। फेमा अधिनियम में संशोधन करना होगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन करना होगा। तो इस तरीके से कुछ संशोधन करने होंगे, जो इसमें RBI एक्ट 1934 सबसे प्रमुख होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है नोट का जो परिभाषा है वो केवल फिजिकल स्वरूप, जो वर्तमान में आप नोट देखते हैं उसी के रूप में ही वर्णित है। तो जब आप डिजिटल स्वरूप में मनी को जारी करेंगे, है ना, तो वह भी नोट होगा। इस चीज़ को वहाँ पर सुधारना होगा, उसके बाद ना RBI जारी कर पाएगी, है ना। रुपया और बिटकॉइन में तुलना, है ना, ये डिजिटल रुपया कर दीजिए। डिजिटल रुपया और बिटकॉइन में क्या तुलना है, ठीक है। चूंकि बिटकॉइन में भारी मात्रा में लगभग 10 करोड़ भारतीय निवेश कर चुके थे, है ना, लगभग आपका $1 करोड़, इट मीन्स 80 अरब रुपया, 90 अरब रुपया के आसपास। तो अगर दोनों में अंतर देखा जाए, जो हमारा डिजिटल रुपया होगा और जो बिटकॉइन चल रहा है, जिसके बारे में अक्सर आप सुनते हैं लेकिन अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता है ना, तो ये आपका RBI के द्वारा जारी होगा और उसी के द्वारा नियंत्रित रखा जाएगा। बिटकॉइन जो आपका 2009 में शुरू हुआ था और किसी भी संस्था का इस पर नियंत्रण नहीं है, है ना। दूसरा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारा डिजिटल करेंसी होगा उसका पूरी तरह से मान्यता रहेगा। बिटकॉइन को भारत में अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है और उसके अलावा यह सरकारी करेंसी होगा। बिटकॉइन जो है सरकारी करेंसी नहीं है। इसके अलावा अगर समानता को देखा जाए बिटकॉइन और जो हमारा डिजिटल रुपया होगा, है ना, यानी कि CBDC, उसमें समानता क्या है? तो पहला तो दोनों डिजिटल करेंसी हैं, हालांकि वो प्राइवेट करेंसी हैं और हमारा रुपया जो है वह सरकारी करेंसी है। दूसरा, दोनों BCT पर आधारित है, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया। ये अब आता है डिजिटल रुपया और वर्तमान रुपया में क्या डिफरेंस होगा, ये भी बहुत कन्फ्यूजन कर रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में रह सकता है कि डिजिटल रुपया और वर्तमान रुपया में क्या डिफरेंस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्तमान रुपया और डिजिटल रुपया है समान चीज़ ही, बस वो डिजिटल रूप में रहेगा। तब अब आप सोचिए कि आपके पास जो नोट है, रुपया है ना, वो आप किसी और को देते हैं, है ना। 100 रुपया आपके पास है फिजिकल रूप में, किसी और को आप देते हैं, 100 रुपया का सामान लेते हैं, कोई सर्विस या गुड्स लेते हैं उससे, तो 100 रुपया उसको दे दिए, क्लियर। तब आपको तो सरकार की ओर से किसी न किसी माध्यम से मिला होगा, आपने कुछ वर्क किया होगा, तो किसी भी रूप में आपके पास पैसा आया था, उससे आपने क्या किया, किसी सर्विस या गुड्स के लिए किसी और को दे दिया, है ना। तब ये तो सरकार को पैसा आपको दिया गया अगर बैंक के माध्यम से, तो सरकार को पता होगा, है ना। लेकिन उसके टुकड़ों का आपका 50,000 वेतन है, 50,000 में 100 रुपया, 150 रुपया, 5,000, 4,000 कहाँ पर आप खर्च किए, ठीक है। एट ए टाइम गवर्नमेंट को तो पता नहीं होता है। अब आप जो 100 रुपया दुकानदार को दिए, वो 100 रुपया को अलग अलग तरीके से खर्च कर सकता है, वो भी गवर्नमेंट को नहीं पता होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात,
है ना। 100 रुपया का हो सकता है, कोई 50 रुपया का कुछ और सामान लिया हो, 10 रुपया अपने बच्चे को दिया हो, है ना। लेकिन ये डिजिटल करेंसी भी जो होगा, यहाँ बैंक की कोई भूमिका नहीं है। जब आप नगद दे रहे हैं, आपका 100 रुपया जब किसी और को आप दे रहे हैं नगद फिजिकल स्वरूप में, गूगल पे फ़ोन पे का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, उस पर भी आता हूँ। तो जब फिजिकल स्वरूप में आप किसी को 100 रुपया दिए, तो ये आपका बैंक का कोई भूमिका रहा? ध्यान से सोचिए, है ना। गूगल पे जब आप कर रहे थे तो बैंक का भूमिका था, तब था। कैसे था? क्योंकि आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में 100 रुपया जाता अगर गूगल पे से करते तो। लेकिन जब आप डायरेक्ट 100 रुपया उसको दे देते, जब उसको डायरेक्ट आप 100 रुपया दे देते हैं, तो बैंक को पता नहीं चला। बैंक को पता नहीं चला, इट मीन्स गवर्नमेंट को पता नहीं चला। क्लियर हो गया, है ना। तो बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन आपका होता है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह से। लेकिन जब आप नगद देते हैं किसी को, तब जो होता है इसमें बैंक की भूमिका नहीं रहती है। क्लियर हो रहा। अब उस 100 रुपये का वह क्या क्या करेगा आपको तो नहीं पता है, ना गवर्नमेंट को पता है। क्लियर। अब फिर वो जिसको देगा 100 रुपया में 50 रुपया, 40 रुपया, ठीक है, वो फिर क्या करेगा, है ना, आपको नहीं पता होगा, ना सरकार को पता होगा, ना बैंक को पता होगा, है ना। क्योंकि ये सारा जो है फिजिकल नोट का इधर उधर हो रहा है ना। अब जो है डिजिटल करेंसी आएगा तो इसी 100 रुपया का देखिए क्या डिफरेंस होगा। इसलिए मैंने कहा कि डिजिटल करेंसी और फिजिकल 100 रुपया जो है सेम है। क्यों सेम है समझिए। केवल कुछ अंतर उसका जो सरकार के पास जानकारी में आपका अंतर उस लेवल पर आएगा। यहाँ आपने 100 नगद दिया था, सरकार को नहीं पता चला। यहाँ आप 100 रुपया देंगे डिजिटल रूप में, सरकार को पता चल जाएगा। फिर उस 100 रुपया का उस व्यक्ति ने कहाँ कहाँ क्या खर्च किया वह भी सरकार को पता रहेगा। क्लियर। अब जो आपका फिजिकल करेंसी था वहाँ पर बैंक की भूमिका नहीं थी। यहाँ पर जो आप डिजिटल करेंसी भुगतान करेंगे यहाँ पर भी बैंक की भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में जब आप करते हैं यहाँ बैंक के माध्यम से होता है। डिजिटल करेंसी वो भी डिजिटल वे में हो रहा, लेकिन वो डिजिटल करेंसी नहीं है क्योंकि बैंक की भूमिका हो जा रही है। यहाँ बैंक का भूमिका नहीं होगा। फिजिकल करेंसी को, आपका जो फिजिकल 100 रुपया था उसी को डिजिटल में बदला गया है। वह 100 रुपया जाएगा, ठीक है, वो पूरी तरह से उसके पास डायरेक्ट जाएगा, कोई बैंक से नहीं आएगा। क्लियर हो गया है ना। कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट कर सकते हैं। तो बैंक की भूमिका जो है डिजिटल करेंसी में नहीं होती है, वर्तमान रुपया में भी नहीं होता है। लेकिन गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से आप करते हैं तो बैंक की भूमिका होती है, इसलिए उसे डिजिटल रूप में आपको पेमेंट बोल सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी का दर्जा नहीं दे सकते, है ना। आरबीआई का अत्यधिक नियंत्रण हो जाएगा डिजिटल करेंसी पे। उसी चीज़ को मैं समझा रहा था। आपका एक एक रुपया का खर्च का जानकारी जो है किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास रहेगा, है ना। क्योंकि आप जहाँ भी खर्च करेंगे डिजिटल रूप में करेंगे और इस पर नियंत्रण, इस पूरी व्यवस्था पर का टेक्नोलॉजी इस तरीके से बनाया जाएगा कि इस पर नियंत्रण किसका होगा, आरबीआई का होगा। तो उसको सारा चीज़ पता चलता रहेगा। जो फिजिकल करेंसी में ये समानता में आएगा, बैंक का भूमिका दोनों में नहीं रहता है ना। फिजिकल करेंसी में भी, डिजिटल करेंसी में, लेकिन गूगल पे, फ़ोन पे में रहेगा बैंक का भूमिका। काला धन और नकली नोट। अब आपका फिजिकल करेंसी में 100 रुपया इस टाइप का होता है, आप देख लिए, है ना। कोई भी गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है 100 रुपया, 2000 रुपया नोट छाप सकता है। आपके विरोधी देश हैं वहाँ पर नकली नोटों की छपाई हो सकती है, सप्लाई फिर भारतीय इकोनॉमी में हो सकता है ना। लेकिन इस डिजिटल करेंसी जो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, इसको तोड़ पाना आसान नहीं होगा, है ना। इस कारण इस तरीके का कोई भी प्रयास लगभग असंभव है ना, कि नकली नोट आप छाप सकते हैं। काला धन नहीं रख सकते हैं क्योंकि सारा मनी जो होगा डिजिटल रूप में होगा और एक एक रुपया की जानकारी जो होगी किसके पास होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसका पूरा नियंत्रण होगा कि वो कितना
डिजिटल मनी जारी करे, कब ज़्यादा जारी करे, कब कम जारी करे, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन इत्यादि स्थितियों पर नियंत्रण करना जो है डिजिटल करेंसी के माध्यम से बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। यानी कि CBDC का अगर लाभ देखा जाए, है ना, तो यहाँ कैश की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि तुरंत समाप्त हो जाएगा, समय लगेगा, है ना। कुछ नया चीज़ जैसे अभी है आपका जो डिजिटल वे में जब आप पेमेंट कर रहे थे, इसको डिजिटल करेंसी नहीं, हम समझा चुके हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब डिजिटल करेंसी नहीं है। ये पेमेंट करने का मोड है, डिजिटल मोड है। ओके, बैंक की भूमिका इसमें बनी रहती है। तो ये जो कैश की संभावना है धीरे धीरे खत्म होते रहेगी। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, है ना। इंटरनेट की समस्या, मोबाइल जैसे डिवाइस की समस्या, है ना, और साक्षरता वगैरह की समस्या, जागरूकता की समस्या, गांव-गांव तक पहुंचाना, तो इस समय लगेगा, है ना। लेकिन समाप्त होने की पूरी संभावना है अगले 10-15 सालों में। नेक्स्ट जो है बैंक की भूमिका, है ना। अभी तक जो आपने समझा है कि यहाँ बैंक का भूमिका जो है लगभग समाप्त होगा। जो आपके बैंक में वेतन आता था, अब डायरेक्ट आपको आएगा 50,000 यूनिट के रूप में, है ना। फिर जिसको आपको खर्च करना है कीजिए। वो बैंक जो पहले जाता था, बैंक के माध्यम अगर ऑनलाइन पेमेंट भी करते थे, वो नहीं, अब डायरेक्ट जैसे रुपया दे देते हैं उसका हो गया। उसी तरीके से ये डिजिटल कॉइन्स, डिजिटल दे देंगे आप करेंसी, वो उसका हो जाएगा। उसमें कोई भी बैंक वगैरह का जो झंझट नहीं रहेगा। तो बैंक की भूमिका एट ए टाइम आपको लग रही है कि धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। हालांकि इस अनुरूप बैंक भी अपनी भूमिका कुछ जरूर तलाश करेगा अगर लॉन्च होता है डिजिटल करेंसी, वो भविष्य का बात है। और दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बैंकों पर कुछ भूमिका आरोपित नई परिस्थितियों में कर सकता है। हालांकि डिजिटल करेंसी का पूरा प्लान जो है भारत सरकार के द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इस संदर्भ में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, है ना। तो इंटरव्यू में जो आपके प्रश्न यहाँ से नहीं रहेंगे, निश्चिंत रहिए। जब प्लान प्रस्तुत ही नहीं किया गया है तो वहाँ से अभी नहीं रहेंगे। तो बैंक का भूमिका पर अभी जितना मैंने बताया आप बता सकते हैं। क्लियर। खर्च कम लगेगा मनी मैनेजमेंट में, है ना। यानी कि पैसों की, रुपयों की छपाई, उसको पैक करके भेजना अलग अलग बैंकों में, बैंकों के द्वारा फिर डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकों के द्वारा जमा प्राप्त करना, ठीक है। तो बहुत सारा जो प्रोसेस होता था उनसे बच सकते हैं। बैंक का बस यूज रह जाएगा, किन्हीं के पास एक्स्ट्रा मनी है तो उस बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटल रूप में। क्लियर। तो ब्याज वगैरह देगा, है ना। नहीं इच्छा है नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट के लिए तो बैंक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ट्रैकिंग संभव, आरबीआई के द्वारा ट्रैकिंग जो है संभव होगा, जिस पर अभी मैंने चर्चा की। एक एक रुपया का हिसाब आरबीआई के पास रहेगा। इस कारण काला धन की समस्या जो है समाप्त होगी। हालांकि हर जगह जो है एक तोड़ होता है, तो उस समय इस टाइप के लोग कोई ना कोई रास्ता हो सकता है निकालने का प्रयास करेंगे, वो भविष्य का बात है। नकली नोट, काला धन पर नियंत्रण हो गया, समझाया जा चुका है। बिटकॉइन, भारत में बिटकॉइन पर मान्यता देने से भारत सरकार जो है कतराती रही है ना। तो क्या प्रश्न आ सकता है आपके इंटरव्यू में, क्या भारत में बिटकॉइन को मान्यता दे देनी चाहिए, है ना। तो निश्चित रूप से जो सकारात्मक रुख अपनाया गया है इस बजट में, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, उन्होंने क्लियर कहा है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के अलावा भी लगभग 8-10 टाइप के क्रिप्टो करेंसी जो हैं भारत में प्रचलित हैं। हालांकि सबसे प्रसिद्ध जो है बिटकॉइन है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी में कारोबार कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं, 10 करोड़ इंडियंस जो हैं, लगभग $1 करोड़ का निवेश बिटकॉइन एवं अन्य क्रिप्टो करेंसी में किए हुए हैं। इस स्थिति में उन निवेशकों के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है अगर बिटकॉइन को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया जाता है। अभी का अगर स्थिति देखिए तो अब न वैध है न अवैध है ना। तो एक जो स्टेटमेंट आया वित्त मंत्री का कि हम लोग 30% टैक्स लेंगे क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों से, जो भी उनका आय होता है उनके इनकम पर कितना टैक्स लिया जाएगा, 30%, प्लस जो ट्रांजैक्शन इस माध्यम से करेंगे बिटकॉइन या अन्य
क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हर ट्रांजैक्शन का 1% जो है वहाँ पर भी चार्ज लगेगा, है ना। यानी कि उधर 30% हो गया, इधर 1%। इसको काफ़ी भारी भरकम चार्ज टैक्स बताया जा रहा है 30% को, है ना। लेकिन चूंकि अपना डिजिटल करेंसी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो वहाँ टैक्स लगेगा, तो वहाँ पर निवेशक कहीं ना कहीं से हतोत्साहित होंगे और भारत को अपने डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना है। और किसी भी देश की, कोई भी देश की सरकार ऐसा चाहेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने पब्लिक के हित को देखते हुए ही निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो मान्यता का जहाँ तक सवाल है, तो निश्चित रूप से मान्यता दे दी जानी चाहिए। क्लियरली आपको अपना पक्ष रखते हुए बोलना है, क्योंकि भारत सरकार की नीति भी लगभग उसी ओर झुकी हुई है। जब टैक्स लगा रही है तो आप काला धन पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं ना, अवैध व्यापार पर आप टैक्स लगा देंगे, इट मीन्स अवैध व्यापार को आप मान्यता देने वाले हैं। तो उसी तरीके से बिटकॉइन पर अगर, यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर अगर टैक्स लगाया जा रहा है, तो इसका अर्थ है ना, बिटकॉइन की जगह आप क्रिप्टो करेंसी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ है आप आज या कल इसको जो है मान्यता देने वाले हैं। टैक्स लगाइएगा तब ना, जब आप मान्यता देंगे तो आपको वहाँ पर सकारात्मक बोलना है कि हाँ, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसियों को मान्यता दे दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि आरबीआई का भी रुख रहा है। आरबीआई ने भी सरकार को प्रस्ताव दिया है कि इसे प्राइवेट करेंसी के रूप में दर्जा दिया जा सकता है ना। तो टैक्स लग गया है, दो टैक्स लग गया है, 30% और 1%। तो मान्यता मिलना अब लगभग तय है। तो निवेशक जो इसके हैं उनके लिए बहुत बेहतर सिचुएशन होगा, जिन्होंने निवेश कर लिया होगा, लेकिन उनको भारी भरकम टैक्स देना होगा, पहला। दूसरा जो है आपका मान्यता देने के पक्ष में जो आपको अपना मत देना है कि अगर हम मान्यता नहीं देते हैं तो डिजिटल करेंसी जो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इस स्थिति में इस पर नियंत्रण जो है सरकार तो ऐसे भी कभी नहीं कर पाएगी, अवैध रूप से कारोबार होता रहेगा। अब चूंकि ये अवैध घोषित कर दिया जाएगा बाय द वे, है ना, तो अगर क्रिप्टो करेंसी को आप अवैध घोषित कर देते हैं तो उसके निरीक्षण पर भी अच्छा खासा खर्च करना होगा, पता लगाना होगा ना कि कौन कौन जो है बिटकॉइन करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है, तब ना आप दंडित करेंगे। तो वहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रशासनिक व्यय भी हो जाएगा इस तरीके के गतिविधियों को रोकने के लिए, पता लगाने के लिए, दंड लगाने के लिए। लेकिन वहाँ तो व्यय हो रहा है, लेकिन अगर मान्यता दे देते हैं तो जो ये 30% और 1% है, इससे अच्छा खासा इनकम हो जाएगा, है ना। तो हल्का फुल्का जो है आपको सिर्फ मैनेजमेंट करना है, रेगुलेट कर देना है, किस तरीके से जो है आप इस कारोबार को कीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, भारत सरकार को लाभ होगा। और अगर अवैध घोषित किया जाता है तो भारत सरकार को इससे क्या होगा, नुकसान होगा। दोनों चीज़ों को मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न जो हैं आपके इंटरव्यू में बन सकते हैं, इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। मैंने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें। और इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो JSS CGL, BSS CGL, JPSC PT, JPSC मेंस और आंसर राइटिंग की तैयारी करना चाहते हैं, वे भी पेड ग्रुप से जुड़ें। बहुत हल्का शुल्क लिया जा रहा है, ठीक है। गुणवत्ता आपको उत्कृष्ट मिलेगी, निश्चिंत रहिए। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत